चचा मुझे डेरे पर जाना है। क्यों? ड्राइवर ने हैरत से उसे देखा। घर की औरतें कभी वहाँ नहीं जाती थी। मैं दे आता हूँ, ड्राइवर चचा ने रसानियत से कहा। लेकिन कौनैन को याद आया, शायान उस्मानी ने कहा था कोई भी उसका काम नहीं करेगा सिवाय कौनैन के, और किसी को वो अपनी वजह से तकलीफ़ देना नहीं चाहती थी। नहीं, उन्होंने मुझे कहा है, आप चलें जल्दी, नहीं तो वो गुस्सा होंगे। वो कहती तेज़ी से पिछली सीट पर बैठ गई। वो जगह ज़्यादा दूर नहीं थी। मैं अंदर दे आऊँ? ड्राइवर ने फिर से पूछा। नहीं, अब आ गई हूँ तो मैं ही दे आती हूँ, आप यहीं इंतज़ार करें मेरा। वो कहती अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसे शदीद हैरत का झटका लगा। उसे लगा वो गलत जगह पर आ गई। वो लोग सिगरेट नोशी करके कह कहे लगा रहे थे। कुछ के हाथों में अजीब सा मशरूब भी देखा था। क्या वो वही था जो वो समझ रही थी? उसका दिल बंद हुआ। शायान उस्मानी उन्हीं के दरमियान बैठा सिगरेट के कश ले रहा था और किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। ये परी पैकर कौन है? वहाँ किसी मर्द की आवाज़ गूंजी तो सबने बैक वक्त दरवाजे पर देखा, जो उन्हीं सबको आंखें फाड़े देख रही थी। उन सबकी निगाहें खुद पर महसूस करते वो सहम गई और चादर दरुस्त करने लगी। शायान उस्मानी ने होंठ भींचे और तेजी से चलता उसके करीब आया और फिर उसके बाजू से थामता उसे बाहर ले गया। गाड़ी के पास ले जाकर उसे वहां धक्का दिया जहां ड्राइवर खड़ा था। ये यहाँ क्या कर रही है? वो इतनी ऊंची आवाज़ में धाड़ा कि कौनैन की टांगें कांप गई। साहब, वो तुम्हें नहीं मालूम कि घर के क्या असूल हैं? वो ड्राइवर के करीब आता उसका गिरेबान थाम गया। इनकी गलती नहीं है, वो कांपती आवाज़ में बोली। इसे घर लेकर जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ, फिर इसका इलाज करता हूँ अच्छे से। उसका बस नहीं चल रहा था कि कौनैन खावर के साथ क्या कर डालता। वो फौरन बैठी और ड्राइवर को चलने का कहा। उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरज़ रहा था। आप मुझे मेरे घर उतार दें प्लीज़। नहीं बीबी जी, मेरी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने आपको घर ले जाने का कहा है। ड्राइवर ने कहा तो उसने थूक निकला। वो सही था। अगर वो जिद करके घर चली जाती तो वो उसके साथ ड्राइवर को भी नौकरी से निकाल देता। वो उसके कमरे में गई और जले पैर की बिल्ली की तरह यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगी। वो खौफजदा थी, हद से ज़्यादा, उससे भी और उस माहौल से भी जिसका वो हिस्सा था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आंखों से आंसू टूट कर गिरा। आधा घंटा गुजर गया था। बाहर से कदमों की आवाज़ आते वो वॉशरूम में गई और तेज़ी से दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो अंदर आया और दरवाज़ा ज़ोर से मारते लॉक कर दिया। वो उस लड़की की आज की हरकत भुला नहीं पा रहा था। शान, कौन थी वो हसीना? मुझे तो मिलवाओ उससे। बकवास बंद करो, वो धाड़ा था। उसके एक दोस्त ने कहा तो वो सबको धाड़ कर खामोश करवाता, अपना काम आधा छोड़ता घर आ गया था। उसे कमरे में ना पाकर उसका दिमाग घूमा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था जिसका नॉब घुमाया जो लॉक था। बाहर निकलो कौनैन खावर, वो तेज़ आवाज़ में बोला तो कौनैन को रोना आने लगा। वो क्यों यहाँ आई थी? क्यों उससे अपना हक मांगा था? क्यों? मैं नहीं, वो मिनमिनाई, लेकिन वो सुन चुका था। वो अपनी स्टडी में गया जहाँ उसके कमरे की चाबियाँ मौजूद रहती थीं। वहाँ से वॉशरूम की दरवाजे की चाबी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो सहम गई। शायान ने दरवाज़ा खोलते उसे दीवार के साथ लगाया। क्या करने आई थी वहाँ? छोड़ो। वो उसके इतना करीब आने पर मज़ीद सहम गई। पलकें लरज़ने लगी थीं जो पहले ही नम थी। उसके गाल सुर्खी माइल थे। शलवार कमीज़ में बालों की चुटिया बनाए, चादर से अपना आप छुपाए, वो छोटी सी कोई लड़की ही लग रही थी जो कुछ गलत करने के बाद खौफजदा सी थी। शायान उस्मानी के कसरती जिस्म के आगे वो छुप सी गई थी। कौनैन ने निगाहें उठाई। वो 25 साला मर्द उसी को ही देख रहा था। सफ़ेद शलवार कमीज़ उसके लगातार जिम जाने से कसरती जिस्म पर खूब जच रही थी। वजी और तने हुए नकूश मूँछों के बाद आंखों के सर्दपन को देखते वो निगाहें झुका गई। बोलो, उसके बाजुओं पर गिरफ्त करता वो बोला। आपने कहा था कि आपके सब काम मैं वहाँ आने का बोला था। मैंने भेजने को बोला था वो कागजात। औरतों का जाना मना है वहाँ। सारे मर्द मौजूद थे वहाँ। मैं मौजूद ना होता तो तुम जानती हो क्या हो सकता था तुम्हारे साथ वहाँ। वो उसके बाजुओं पर गिरफ्त करता जा रहा था। मुझे नहीं पता था। वो ये कहती फूट फूट कर रो दी। कहाँ फंस गई थी वो? रोना बंद करो फौरन, वो बोला, लेकिन यकदम रोशनी गुल होने पर कौनैन ने सहमते यहाँ वहाँ देखा। शायान, रुको। वो उसे कहता दीवार पर स्विच बोर्ड ढूंढने लगा ताकि इमरजेंसी लाइट जला सके, लेकिन हाथ लगने से शावर खुल गया जिसमें शायान तो नहीं, लेकिन वो भीग गई थी। शायान, वो फिर से बोली थी अंधेरे में। शायान ने तेज़ी से लाइट ढूंढकर जलाई और फिर उसे देखा जो बेवकूफ़ों की तरह उसी ठंडे पानी के नीचे खड़ी थी। तुम में अकल नाम को भी है या नहीं? उसके भीगे कपड़ों को देख वो जिद हुआ। मुझे घर जाना है, वो नम लहजे में बोली। शायान बाहर निकला तो वो भी बाहर निकली जहाँ रोशनी बिल्कुल ना होने के बराबर थी। शायान ने अपनी अलमारी से कुछ निकाला
पलटा तो वो पीछे ही खड़ी रही। वो उसे ना थामता तो वो दोनों गिर जाते, और आज उसे हद से ज़्यादा वो ताश दिला रही थी। आई एम सॉरी। उसके हाथ अपने ऊपर से यकदम उसने हटाए। शायान ने उसे कुछ देर देखा और फिर कमर में अपना हाथ डालकर उसे खुद के करीब किया। वो लरजते हुए बोली थी, शायान ये चेंज करके आओ। उसे कुछ पकड़ाते उसने कहा तो वो तेज़ी से अंदर चली गई, जो उसी का कोई कुर्ता शलवार था काले रंग का। वो पहनकर बाहर आई और अपनी चादर उतारकर साइड पर रखी। उसकी चादर देखने लगी जो अभी वो रख कर गया था। शायान वापस आया तो उसे हाथ से थाम कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। आइंदा उस जगह पर कभी भी मत आना, और ये बात मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। उसके बालों पर नज़र डालते उसने संजीदगी से कहा। कौनैन ने तेजी से सर हिलाया और अपनी चादर को देखा, और फिर वो बेचैन सी हुई। क्या मसला है? वो बैठते हुए बोला। वो चादर दे दें। उसने शायान ही की चादर को देखते हुए कहा। क्यों? मेरे सामने तुम ऐसे भी रह सकती हो। वो तीखी निगाहों से उसे देखते हुए बोला। उसकी चादर से उसे चिढ़ थी। नहीं, वो संजीदगी से बोली तो वो जो बैठा था उसने खींच कर उसे अपने साथ बिठाया। कौनैन खावर, तुम अपने आप को बहुत पाकीज़ा समझती हो? जी, क्योंकि मैं हराम चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। वो साफ गोई से डेरे के मंजर को याद दिलाती उसे बोली, जो शायान समझ गया था। कहा ना, वहाँ का जिक्र दोबारा मत करना। शायान ने उसके बालों को थामते उसका चेहरा सामने किया। वो दोनों ये बात फरामोश कर गए कि एक दूसरे की नफरत में वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे थे। मैं जाऊँ? मेरे जूते कल के लिए साफ करके रख दो, फिर चली जाना। वो उसके चेहरे को देखता कुछ सोच कर बोला। वो मैं नहीं कर सकती, बाकी सारे काम कर दूंगी। वो खड़ी होती उसकी चादर को अपने गिर्द लपेटते बोली। शायान ने फ़ोन निकाला और कान से लगाया। खावर उस्मानी की क्या प्रोग्रेस है? हाँ, बस ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन के लिए उनकी दवाएं रोक। कौनैन ने उसके हाथ से उसका फ़ोन लेते कॉल काट दी। उसके जूतों के स्टैंड की तरफ बढ़ी। उसके जूते थामे जब उसकी आवाज़ गूंजी। ये काले वाले दे दो पहले मुझे, अभी बाहर जाना है। वो बोला तो कौनैन ने आंसू पीते उसके जूते उठाए और उसके पास रखे। पहना दो। वो इतना कैसे गिर सकता था? ये सवाल यकदम उसके ज़मीर ने किया था उसे। कौनैन ने निगाहें उठाकर उसे देखा जहाँ से आंसू अब बहने लगे थे, और शायान उस्मानी थम गया। जाओ। कौनैन ने उसे देखा और अपने गाल जोर से रगड़ डाले कि उसका वो गाल सुर्ख पड़ा जो उसकी निगाहों से मुख्फी न रह सका। जाओ, हामिद को बोलो छोड़ आए तुम्हें घर। वो बोला तो कौनैन तेज़ी से बाहर निकलने लगी। कल जल्दी आना, मुझे ऑफिस जाना है कल, और तुम मेरे साथ जाओगी। वो सुनकर सर हिलाती बाहर निकल गई, जबकि वो कई लम्हे वहाँ बैठा रह गया। फिर सर झटकता बाहर निकल गया। जहांगीर उस्मानी को अपने कल जाने का बताया और सबके साथ शाम की चाय पी। वो वहीं बैठी थी जब उसका फ़ोन मुसलसल बजने लगा तो वो कमरे में आया। तुम्हें फरिश्ते को वापस भेजना होगा। नहीं। उसने खिड़की से बाहर फरिश्ते को देखा और आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख पड़ गई। अभी मैं कुछ वक्त। अज़लान, इतना ही वक्त तुमने मांगा था जो तुम्हें दे दिया गया, और फिर 3 महीनों की तो बात है, एक आखिरी सेशन और शायद फरिश्ते को सब याद आ जाए। वो डॉक्टर थी फरिश्ते की, और अज़लान की दोस्त, बेहतर जानती थी वो सब। ठीक है। उसने मुठियाँ भींच लीं। कल सुबह ले आऊँगा उसे। वो कहकर कॉल काट गया और वापस बाहर निकल गया, जहाँ वो झूले पर बैठी अब ढलती शाम के मंजर को देख रही थी। क्या खाओगी फरिश्ते? उसने संजीदगी से पूछा तो फरिश्ते ने उसे देखा। आपने मुझे हनी क्यों नहीं बोला? मेरा दिल नहीं चाहा। वो बोलता दोबारा उसे देखने लगा। सैंडविच। ओके। वो फ़ोन वहीं रखता खुद किचन की तरफ बढ़ गया। फरिश्ते ने उसका रवैया महसूस किया लेकिन खामोश हो गई। थोड़ी ही देर में उसका फ़ोन फिर बजने लगा था। फरिश्ते वहीं बैठी सामने मेज़ पर पड़ा उसका फ़ोन देखने लगी, और फिर उसका फ़ोन थामा और तस्वीर देखती वो सुन रह गई। आस का फ़ोन है? वो चहक कर बोली तो अज़लान फ़ौरन किचन से आया, जहाँ वो फ़ोन अपने सामने रखते वीडियो कॉल ऑन कर चुकी थी। आज? फरिश्ते मुखालिफ बेयकीन था। कहाँ हो इस वक्त? इज़ी के घर पर हो। अज़लान कहाँ है? वो एक साथ सारे सवालात कर गया तो वो मुस्कुराई। वो जब से यहाँ आई थी ये पहली मुस्कुराहट थी जो अज़लान अज़हर को बेहद बुरी लगी। आज तुम कहाँ हो? कब आओगे? वो तड़पी थी। अज़लान अज़हर ने मुठियाँ भींच ली थी। बस कुछ दिन, फिर मैं अपनी फरिश्ते के पास मौजूद हूँगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। आप क्यों गए थे मुझे छोड़कर? वो संजीदगी से इस्तफसार करने लगी। मुझे काम था, लेकिन वापस आकर अपनी फरिश्ते को मना लूँगा। वो उसे पिचकारने लगा। इससे पहले फरिश्ते कुछ बोलती अज़लान ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और कॉल काट दी। आज बात कर रहा था अभी, फरिश्ते ने कहा तो अज़लान ने उसे देखा। फरिश्ते ने भी उसकी निगाहों में देखा, फिर किसी एहसास के तहत पलकें झुका गई। तुम्हें आज़म चाहिए या अज़लान? वो अचानक पूछ बैठा, हालांकि जवाब जानता था। आज। फरिश्ते ने सर झुकाए ही कहा, जैसे उसे देखकर बताती तो वो उसे मार ही डालता।
और बस अज़लान की हिम्मत यहीं तक की थी, इससे ज़्यादा वो सामने मौजूद लड़की को क्या कुछ कहता। तुम वापस जा रही हो? कहाँ? जहाँ से लाया था मैं तुम्हें। वो उसका हाथ थामता बिना कुछ कहने का मौका दिए उसे अपने साथ घसीटता ले जाने लगा। फिर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मुझे वहाँ नहीं रहना। वो रोने लगी। तुम्हें पता है, तुम इतनी बच्ची भी नहीं हो, तुम सब समझती हो, लेकिन बेवकूफ़ हो। वो शख्स तुम्हें छोड़ गया था जब तुमने। वो रुक गया, आंखें बंद करके खोली। जब तुमने वो सब देखा जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई, तब कौन था वहाँ? कोई नहीं, कोई नहीं था तुम्हारे पास फरिश्ते हैदर। तब तुम्हें मैंने अपनाया था। और आज अगर तुम्हें आज़म चाहिए तो ठीक है, तुम्हारी सज़ा अब यही है कि तुम आज़म अज़हर का इंतज़ार करो। वो उसे गाड़ी से उतरने का कहता खुद वहीं बैठा रहा। उसके उतरते ही वो गाड़ी दौड़ा कर ले गया। फरिश्ते हैदर ने उसकी गाड़ी को खुद से दूर जाते दूर तक देखा। वो सब क्या कह कर गया था? उस पर कपकपी सी तारी हो गई। नहीं, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पास क्यों नहीं है वो चीख रही थी। अंदर से बुआ भागी आई जहाँ वो गिर गई थी और फिर उसे बेहोश ही रखा गया था। न जाने कितने घंटे, दिन और फिर महीने गुजरते चले गए, कोई भी नहीं आया था। उसे आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ रहा था। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। बुआ, क्या वो दोबारा कभी नहीं आया? उसकी हालत अब संभलती जा रही थी। इतने महीने के इलाज के बाद सब याद आ गया था उसे, और सब तकलीफ दे भी रहा था। बुआ खामोश रही। आज 8 माह और 10 दिन हो गए थे उस दिन को। हाँ, फ़ोन उसका हर एक दिन आया था, लेकिन उसने दोबारा यहाँ का रुख कभी नहीं किया था। लेकिन ये सब बताने की इजाज़त उन्हें नहीं थी। नहीं, वो बस इतना ही बोली। आप किसकी बात कर रही हैं? आज़म अज़हर की या अज़लान अज़हर की? बुआ ने पूछा। तल्ख़ सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। वो दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन वो। उसने आंखें बंद करके खोली, जैसे खुद को समझाना चाह रही हो कि फरिश्ते हैदर, खुद को बेमौल मत करना। आप उनसे मिलने चली जाएं। बुआ ने कुछ सोचते हुए कहा। हरगिज़ नहीं। वो बोलकर अपनी किताबें उठाती कमरे में बंद हो गई थी। 17 साल की हो गई थी अब वो। अपनी ज़िंदगी की महरूमियों को याद करते वो कई कई रातें सो नहीं पाती थी। लेकिन उस शख्स की आखिरी मुलाकात में बोले जाने वाले लफ्ज़ उसे ज़हन नशीं हो गए थे, रोज़ याद करके। तुम्हें पता है, तुम इतनी बच्ची भी नहीं हो, तुम सब समझती हो, लेकिन बेवकूफ़ हो। वो शख्स तुम्हें छोड़ गया था जब तुमने वो सब देखा जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई। तब कौन था वहाँ? कोई नहीं, कोई नहीं था तुम्हारे पास फरिश्ते हैदर। तब तुम्हें मैंने अपनाया। और आज अगर तुम्हें आज़म अज़हर चाहिए तो ठीक है, तुम्हारी सज़ा अब यही है कि तुम आज़म अज़हर का इंतज़ार करती रहो। उसके लफ्ज़ हिफ्ज़ हो गए थे फरिश्ते हैदर को। हाँ, मैं वाकई बेवकूफ़ थी, लेकिन तुमने सच कहा था। आज़म अज़हर का इंतज़ार ही रहेगा। वो खुश्क सा कहका लगा गई। वो पूछ रही थी, आज फिर आपका? बुआ ने उसकी कॉल आने पर उसे बताया। अच्छा, वो बस इतना ही कह पाया। आप आ क्यों नहीं जाते? उसे मेरी नहीं, भाई की तलाश है बुआ, और इस एहसास से मुझे नफ़रत है। जो मेरा है वो मेरा है, लेकिन अगर मेरी कोई चीज़ मेरे पास रहने की मुतामिल नहीं होती तो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। उसकी पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी, सब ठीक है यहाँ। क्या आज़म साहब नहीं आए? आ गए हैं, जल्द ही तलाश खत्म होगी आपकी लाडली की। वो जहरखंद लहजे में बोला। कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत थी। ड्राइवर को बोलिएगा वो सब ला देगा। शायद कल कॉल ना कर पाऊँ, काम बहुत है। ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। हाँ, अब ऐसा ही तो होने लगा था। कहाँ वो रोज़ कॉल करता था, लेकिन अब नागे हो जाते थे। कहाँ वो फरिश्ते हैदर की हर दवा का नाम रटे हुए था, और अब कहाँ फरिश्ते का जिक्र भी नहीं करना चाहता था। सब वक्त का तकाजा था, सब बदल गया था। वो सुबह की तैयारी कर रहा था। यहाँ का काम देखने के बाद उसे ऑफिस का काम भी देखना पड़ता था। यहाँ का काम वो जहांगीर उस्मानी के कहने पर देखता था कि उनकी कोई बात टालना उसे अच्छा नहीं लगता था। और बिज़नेस वो अपने शौक़ पर कर रहा था। उसका अपना कपड़ों का बिज़नेस था। अच्छे फैशन डिज़ाइनर्स में उसका नाम आता था, लेकिन वो इस नाम को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता था। अपना काम ख़त्म करते वो जहांगीर उस्मानी के कमरे में गया, जो उसे देखते ही अपनी जगह से पड़े हुए उसकी जगह बना चुके थे। बरखुरदार, दादा की याद कैसे आ गई? बस करें दादा जान, सिर्फ कल नहीं आया मैं आपके कमरे में, और आप आज कैसे मुझे ताने दे रहे हैं बेवफाई के। मुझे लगा हमें भूल गए हो। वो शरारत पर आमादा थे। ये तो मुमकिन नहीं, वो उन्हें मान बख्शते हुए बोला। हाँ मियाँ, जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी ना, तब पूछेंगे तुमसे। मुझे शादी नहीं करनी, जानते हैं ना आप। क्यों? वो संजीदा हुए। क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। वो मनकूहा है तुम्हारी बस, और न जाने कहाँ है कहाँ नहीं। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। वो संजीदगी से बोले। मैंने कब बोला उसे बीवी बनाना है मुझे?
उन बाप बेटी से मुझे कोई लगाव नहीं। वो एहतियातन खावर उस्मानी की तबीयत का जिक्र छुपा गया था। अच्छा चलो सो जाओ, अब सुबह तुमने ऑफिस भी तो जाना है। ओके, शब्बा खैर। वो उनके माथे को चूमता उठ गया। सुनो शायान, वो वापस मुड़ा। वो लड़की तुम्हारे कमरे में मौजूद रहती है। लोग बातें। क्या शायान उस्मानी को लोगों की बातों की फिक्र हुई है कभी दादा जान? वो बोला तो वो महज सर हिलाकर रह गए। वो बाहर निकल गया। सुबह वो चाह कर भी जल्दी नहीं आ सकी थी, क्योंकि अपने बाप की याद शिद्दत से आई थी उसे रात भर। इसीलिए सुबह उन्हें मिलने चली गई। आंखें नींद न आने की वजह से हल्की सी सूजन का शिकार थीं। वो आधा घंटा लेट थी, इसलिए दौड़ती हुई अंदर दाखिल हुई।